हाय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर F8 हिंदी का शिक्षण शास्त्र, इसके नोट्स के बारे में। इससे पहले अभी तक हम F7 तक के सारे नोट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये हमारी 8वीं वीडियो है डीएलएड के ऊपर। तो आप बने रहे हमारी इस वीडियो पे। F8 है हिंदी का शिक्षण शास्त्र। इसकी इकाई 1 है प्राथमिक स्तर पर हिंदी, प्रकृति एवं उनके शिक्षण के उद्देश्य। तो बच्चों की दुनिया में हिंदी। तो हम जानते हैं कि बिहार एक ऐसा हिंदी प्रदेश है जिसमें अनेक क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। यहाँ मैथिली, भोजपुरी, मगही, कई तरह की भाषा बोली जाती है। बच्चे जन्म के बाद अपने परिवेश में सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम मातृभाषा कहते हैं। और धीरे धीरे ये मातृभाषा से इसकी यात्रा हिंदी की ओर बढ़ती है। सामान्यतः बच्चे घर पर मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन विद्यालय का अपना एक मानक भाषा होता है, यहाँ हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा की प्रकृति एवं प्राथमिक स्तर की हिंदी की समझ। हिंदी एक भाषा है और भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा मनुष्य के मुख से निकली हुई वह सार्थक ध्वनि है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपनी बातों को बोलकर या लिखकर पहुंचा सकते हैं और सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। मानव स्वभाव की तरह ही हिंदी भाषा का भी स्वभाव होता है। हिंदी की प्रकृति निम्नलिखित है: सामाजिकता, अर्जनीय, परिवर्तनशीलता, गतिशीलता। मातृभाषा, माँ के द्वारा सीखी हुई भाषा मातृभाषा कहलाती है। माँ के न होने पर घर, परिवार, आस पड़ोस द्वारा स्वतः ही सीखी हुई भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य: इस माध्यम से बच्चे अपने विचारों को सुगमता और सुलभता से व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीख जाते हैं। इस भाषा के द्वारा बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करने में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी भाषा का विशिष्ट उद्देश्य: ध्वनि, वर्ण, उच्चारण, शब्द और वाक्यों का ज्ञान हो जाता है। सामान्य व्याकरण का प्रयोग करना सीख जाते हैं। शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीख जाते हैं। तथ्यों, घटनाओं, कहानियों, कविताओं का ज्ञान हो जाता है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करना जान जाते हैं। किसी भी बात को पढ़कर, सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी की समझ: तो पहले बच्चा बोलना सीखता है, फिर उसे वर्णों का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद शब्द सिखाए जाते हैं, शब्द के बाद धीरे धीरे वाक्य वो सीखता है और फिर वो धीरे धीरे बातों को पढ़कर या बोलकर समझने लगता है। हालांकि वो पूरा अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में हिंदी भाषा के उद्देश्यों को समझना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी और उसमें ये सिफारिश की गई थी कि शिक्षा को विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले कौशलों के साथ जोड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2000 में फिर से उसकी समीक्षा की गई, लेकिन उसमें भी किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन 2005 में जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई तो इसमें बहुत सी बातों पे ध्यान दिया गया, ख़ासतौर से लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी तथा गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वह यह है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के ज्ञान से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना और यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए ताकि वो पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर न रह जाए। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए तथा परीक्षा में लचीलापन लाया जाए और बच्चों के मन में राष्ट्रहित तथा प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के प्रति सकारात्मक भावना जागृत करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आलोक में हिंदी भाषा का उद्देश्य निम्नलिखित है: बच्चों में हिंदी पढ़ने लिखने का कौशल का विकास करना, वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य से परिचित कराना, हिंदी भाषा का उचित प्रयोग करना सीखना, किसी भी लिखी हुई बातों को पढ़कर उसके अर्थ को समझने का विकास करना, हिंदी सीखने के लिए समृद्ध व रुचिकर मौका देना, घरेलू भाषा के प्रति उचित सम्मान रखना, बच्चों से गलतियाँ हो तो उसे आराम से समझाना, कहानी, कविता, नाटकों द्वारा हिंदी की शिक्षा देना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बाल केंद्रित गतिविधियों का आयोजन करना, विशिष्ट बच्चों के लिए ब्रेन एवं संकेत भाषाओं का प्रयोग करना। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 BCF 2008 SCERT द्वारा प्रकाशित किया गया था।
एनसीएफ 2005 के प्रकाशन के बाद एससीईआरटी को महसूस हुआ कि बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भी समय अनुसार बदलाव होना चाहिए। अतः एनसीएफ 2005 के आधार पर बीसीएफ 2008 का निर्माण किया गया। बिहार में हिंदी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में पसंद किया जाता है। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बिहार में अनेक भाषाओं का प्रयोग घरेलू भाषा की तरह किया जाता है। शिक्षकों को बच्चों को हिंदी भाषा का ज्ञान इससे जोड़ के देना चाहिए। स्कूली भाषा पाठ्यचर्या का प्रमुख महत्वपूर्ण भाग होता है। यह संवाद संप्रेषण के साथ साथ अन्य विषयों की शिक्षा के लिए अनिवार्य है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और यह हमें विरासत में मिलता है, लेकिन उनके विशेष पक्षों का विकास तथा अन्य भाषाओं को सतत प्रयास द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। भाषा शिक्षण को सिर्फ साहित्य तक केंद्रित नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह अन्य विषय में रुचि बढ़ाने के लिए भी होना चाहिए। पाठों का चयन और अध्यापन विधि में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता का ध्यान रखना चाहिए। इकाई 2 है प्राथमिक स्तर की हिंदी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की समझ। तो पाठ्यचर्या शिक्षा का केंद्र बिंदु है। इसी के द्वारा जो है बच्चों को किस तरफ लेके जाना है, एक पाथ जो है प्रोवाइड करता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम दो शब्द से मिलके बना है, पाठ्य प्लस क्रम, अर्थात पढ़ने योग्य विषय। इसका मतलब होता है वस्तुओं का क्रम। इसमें कक्षा अनुसार सभी विषयों का अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। ये बातें कही गई है। बिहार के प्राथमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना होता है। छात्रों की जो इंटरेस्ट होती है, कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसका डेवलपमेंट करना होता है। छात्रों में ईमानदारी, निष्ठा और व्यक्तिगत क्षमता का विकास करना। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक कुरीतियों से अवगत कराना, मानवता के गुणों का विकास करना, प्रजातंत्र की भावना का विकास करना, आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना, देश प्रेम की भावना विकसित करना, ये सारे जो है पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं, निर्माण के उद्देश्य हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की संरचना, किस तरह से उसकी संरचना, स्वरूप, प्राकृतिक ये दी गई है। पाठ्यचर्या हमेशा जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वातावरण के अनुसार होना चाहिए, जीवन उपयोगी होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, क्रियाशीलता के सिद्धांत अनुसार होना चाहिए, छात्रों के रुचि अनुसार होना चाहिए, शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चों के मानसिक स्तर के हिसाब से होना चाहिए, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, प्रजातंत्र और राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करने वाला होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्यपुस्तकें एवं अभ्यास प्रश्नों की प्रकृति की समझ। तो पाठ्यपुस्तकें किस तरह की होनी चाहिए? छात्रों के अनुसार होनी चाहिए, कक्षा अनुसार होनी चाहिए। हिंदी की पाठ्यपुस्तकों की प्रकृति जो है, इसमें पाठ्यपुस्तक में गद्य और पद्य में विभिन्नता होनी चाहिए। गद्य और पद्य का अनुपात 1:1 होना चाहिए। कहानियाँ, लेख और पत्र भी होना चाहिए। देश प्रेम से जुड़ी एक कहानी या एक कविता होनी चाहिए। पशु पक्षियों से जुड़ी एक पाठ होनी चाहिए। किसी त्यौहार पर एक पाठ होना चाहिए। तो ये सारे पाठ्यपुस्तक के गुण हैं। व्याकरण के कुछ बिंदु भी होने चाहिए, जैसे संज्ञा और उसके भेदों की पहचान, वचन और उसके भेदों की पहचान। हिंदी के अभ्यास प्रश्नों की प्रकृति, अभ्यास प्रश्न जो है किस तरह से होना चाहिए। यूनिट 3 है भाषाई क्षमताओं का विकास, सुनना व बोलना। भाषाई क्षमताओं की संकल्पना, विभिन्न भाषाई क्षमताएं और उनके बीच आपसी संबंध। तो बच्चों में भाषा सीखने की सहज और जन्मजात क्षमता होती है। विद्यालय आने से पहले वो अच्छा खासा भाषाई ज्ञान अर्जित कर चुके होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं, वो भाषा जो उन्हें माँ के द्वारा सिखाया जाता है। विद्यालय आने से पहले उन्हें घर, परिवार, आस पड़ोस के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की जानकारी होती है। यह स्थानीय भाषाएं होती है। सामान्यतः बच्चों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा की जानकारी होती है, लेकिन विद्यालय में एक मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह मातृभाषा हिंदी भाषा को सीखने में अहम भूमिका निभाती है। इससे बच्चे आसानी से हिंदी भाषा सीख जाते हैं। सुनने व बोलने का अर्थ, तो सुनना क्या है वो बताया गया, बोलना क्या है। सुनने व बोलने को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये दिया गया है कि बालकों की शारीरिक व मानसिक दशा जो है वो सुनने या बोलने को प्रभावित करता है। विषय वस्तु की कठिनाई स्तर भी
प्रभावित करता है, विषय वस्तु की शब्दावली और पाठ्य पुस्तकों की रोचकता, ये सारी चीज़ें जो है सुनने और बोलने को प्रभावित करता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के सुनने और बोलने की क्षमताओं का विकास, किस तरह से उसका विकास किया जाएगा, ये बातें बताई गई है। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। भाषा सीखने के संकेतक सुनने और बोलने के संदर्भ में। संकेतक विद्यार्थियों की आयु, स्तर और आवश्यकताओं के अनुसार हो। जो भी फिगर या ग्राफ या चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। संकेतकों से बच्चों के परिवेश का कोई विरोध न हो। संकेतक व पाठ्यक्रम आपस में समायोजित हो। संकेतकों के प्रयोग के समय समावेशी कक्षा के माहौल पर यकीन किया जाए। NCERT निम्न बातों को ध्यान में रखती है। पाठ्यक्रम संबंधित अपेक्षाएं, परिवेशीय सजगता, सीखने के तरीके तथा माहौल, सुनने बोलने के संदर्भ में पाठ्यक्रम संबंधित अपेक्षाएं, तो ये दी गई है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। यूनिट 4 है पढ़ने की क्षमता का विकास। तो पढ़ना, लिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना पढ़ना कहलाता है। पढ़ने की प्रक्रिया दी गई है, लिपि को पहचानना, अर्थ समझना, प्रतिक्रिया देना, पढ़कर सार प्रस्तुत करना। पढ़ना वाचन में अंतर, पढ़ना और वाचन में अंतर। पढ़ना, लिखित वस्तुओं को बोलते समय समझकर अर्थ ग्रहण करते हुए बोलना पढ़ना कहलाता है। इससे बच्चों की विषय वस्तु के बारे में समझ विकसित होती है और उनका ज्ञान में वृद्धि होता है। वाचन, बिना समझे हुए बस उच्चारण सहित बोलना वाचन कहलाता है। इससे विद्यार्थी शुद्ध बोलना सीख जाते हैं, लेकिन उनका विषय वस्तु पर समझ विकसित नहीं हो पाता है। पढ़ने के प्रकार। सस्वर पठन, लिखी हुई बातों को ध्वनि के साथ पढ़ना और अर्थ समझना सस्वर पठन कहलाता है। मौन पठन, लिखित सामग्री को मन ही मन में अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना मौन पठन कहलाता है। गहन पठन, गहन पठन के द्वारा हम पाठ्य सामग्री के भाव, विचार, भाषा शैली तथा कलात्मक सौंदर्य की व्याख्या करते हुए पढ़ते हैं। विस्तृत पठन, इसे व्यापक पठन भी कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु के बारे में जुड़ा हर बातों को विस्तृत रूप से पढ़ना व्यापक पठन कहलाता है। शब्द और अर्थ का अनुमान लगाते हुए पठन, यह पढ़ने की प्रक्रिया का शुरुआती हिस्सा है। जब बच्चों को वर्णों और शब्दों का ज्ञान भी नहीं होता है तो वो किताबों में चित्र देखकर वहाँ पे लिखी हुई बातों का अनुमान लगाते हैं, लिखी हुई बातों को चित्र से जोड़ते हैं और अपने स्तर पर अर्थ का निर्माण करते हैं। स्किप रीडिंग, जब पाठक किसी वाक्य के सभी शब्द को नहीं पढ़ते हैं और उनके एक दो शब्द को पढ़कर समान अर्थ निकालते हैं, इसे स्किप रीडिंग कहते हैं। बड़े बड़े नाटक, उपन्यास को पाठक सरसरी निगाहों से पढ़ते चले जाते हैं। स्कैन रीडिंग, किसी सूचना पत्र, शादी कार्ड या किसी तरह का अन्य लिखित सामग्री पर अंकित सूचना को सरसरी निगाहों से पढ़ने की क्रिया स्कैन रीडिंग कहलाता है। इसमें संपूर्ण सामग्री को नहीं पढ़कर सिर्फ विशेष सूचना पर ध्यान दिया जाता है। पढ़ना सीखने के विभिन्न तरीके और उनकी समीक्षात्मक समझ, तो ये दी गई है। वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, संदर्भ आधारित विधि। पढ़ना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की भूमिका, तो किस तरह से बाल साहित्य जो है अपनी भूमिका निभाता है बच्चों के पढ़ने पढ़ाने की क्रिया में। भाषा सीखने के संकेतक पढ़ने के संदर्भ में, तो ये बातें दी गई, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं।